हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आपको बता चुके हैं पहले। अगर आपने उन कुछ वीडियोज़ को नहीं देखा जहाँ पे मैंने 1 से 12 तक आपको डिटेल में समझाया था कैसे सॉल्व करना इसी तरीके से, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसका नीचे मैंने लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ भी मैं आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन ए फुल ईयर। यानी कि सोनल बच्ची जो है हमारी वो 219 डेज स्कूल जाती हैं पूरे साल में। ठीक। तो इफ़ हर अटेंडेंस इज 75%, तो अगर उनका अटेंडेंस जो है वो 75% है, 290 डेज जो गई है ना, तो उसमें उसका अटेंडेंस कितना लगा, परसेंट के टर्म पे देखें तो 75% हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ द डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो कितने दिनों स्कूल ओपन हुआ था, कितने दिनों तक स्कूल ओपन था, ये हमको बताना है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा गलती मत कर देना, डायरेक्ट कई बच्चे 365 इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि साल में तो 365 डेज होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान लगाएं, कॉमन सेंस यूज़ करें, तो क्या याद आता है कि 365 डेज साल में तो होते हैं लेकिन सभी दिन स्कूल नहीं खुलते, बहुत सारे हॉलीडेज मिलते हैं हमें। तो वही हमको बताना है कितने दिनों तक स्कूल खुला था। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमें कि 219 डेज जब वो गई थी स्कूल तो वो कितना हुआ था, टोटल का 75% हुआ था। यानी 100% टोटल स्कूल तो 100% खुला होगा, 100% दिन खुला होगा। तो वहाँ पर वो 75% गई तो टोटल कितना डे हुआ, 219 हुआ। तो बस हमको 75 दिया हुआ है परसेंट में और हमको 100% निकालना है। तो जैसे मैंने आपको 12 तक सिखाया था ना, ईजी मेथड से बिना एक्स माने, कई बार हमको एक्स मानना जरूरी रहता है लेकिन कई बार हम बिना एक्स माने भी ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि हम ईजी तरीके से बिना एक्स माने यहाँ पे कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो लिख लें। जैसे कि सोनल का अटेंडेंस दिया हुआ है 75%, तो वो लिख लिया हमने। और सोनल कितने दिनों स्कूल गई हैं वो लिख लिया हमने। इसका मतलब नाउ वी हैव, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें पूरा इलाज मिल गया इस क्वेश्चन का। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, 75% जो है ना वही है 219 डेज। समझ में आया बात ना, क्योंकि हमको पता है 75% ही 219 डेज है, वही चीज़ हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्कूल पता करना है। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अब वो जरूर लिख लें कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्कूल, या फिर वी नो टोटल नंबर, टोटल डेज ऑफ स्कूल व्हेन ओपन इक्वल टू 100%। यानी टोटल जो स्कूल ओपन हुआ था वो 100% हुआ था। वो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमें 100% ही निकालना है। निकालने का तरीका आपको पता है, ये 75 इधर ट्रांसफर होता है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है इस तरीके से। 1% इक्वल टू हो जाता है 219 डिवाइडेड बाई 75 हो जाता है ये। अब हमको 100% निकालना है, तो यहाँ देखो 1% है, इसको हम 100 बनाने क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड में 100 से मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल के राइट साइड में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रूल है। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि 100% इक्वल टू 219 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई 100। अब हमारा ये 100% निकल जाएगा। ठीक। आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैं ये चीज़ आप लोगों को हर बार बताता हूँ ताकि आपको याद रहे कि 100% इस तरीके से कैसे लिखा जाता है। अब आइए इसे कट कर लेते हैं, जो भी हमारे कट हो रहे हैं नंबर, जैसे कि ये और ये भी 5 से कट हो रहे हैं, तो 5 से हम कट कर लेते हैं। 5 के टेबल में 15 टाइम में 75 आता है, 15 3 जो होता है हमारा, सॉरी 15 5 जो 75, तो यहाँ पर 5 के टेबल 15 टाइम पढ़ेंगे हम तो 75 आ जाएगा। ऊपर में 5 2 जो 10 और ये 0 लग जाएगा। अब देखते हैं ये किससे कट कर रहे हैं, ये अब 3 से कट हो रहा है तो इसको 3 से कट कर लेते हैं, या फिर ये 5 दोनों, ये दोनों फिर 5 से कट हो रहे हैं तो इन दोनों को दोबारा 5 से कट कर लें। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब देखो ये नीचे 3 हो गया, 3 और 4 तो कट होगा नहीं, क्या क्या हमारे पास बच गया, 219 मल्टीप्लाई में 4 बचा है और नीचे में 3 है। तो अब हम 3 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो ये 9 और 1 10, 10 और 2 कितना होता है हमारा 12 होता है, तो 12 आता है ना, 3 का मल्टीपल है 12। इसका मतलब कि ये नंबर पूरा जो है वो 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से डिविजिबल है। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है हमारा। तो हम कट कर लेते हैं 3 से, 3 1 जा 3, ऊपर में 3 7 जा 21 और फिर ये 9, तो 3 3 जा 9, यानी कि 73 आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 73 का हम 4 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 4 3 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 7 जा 28 और 1 29, यानी कि 292 डेज टोटल जो है वो स्कूल रन हुआ है। तो लास्ट में आप लिख भी दें कि सो क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो स्कूल वाज ओपन इन ऑन 292 डेज। इस तरीके से आप एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाकर लास्ट में जरूर लिख दें, ये हो जाएगा आपका आंसर। और स्टेटमेंट कभी भी रटना नहीं है,
क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमारा छुपा रहता है, थोड़ा सा रीड कीजिएगा क्वेश्चन को, वहीं से आपको स्टेटमेंट मिलेगा। या तो बुक से भी आपको नहीं रटना है, गाइड से भी नहीं रटना है, मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं रटना है। ये स्टेटमेंट हमेशा आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए जल्दी जल्दी हम आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 14 वगैरह, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया हुआ है, 3% ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट टू ₹42,660, यानी कि 3% जो कमीशन है एक प्रॉपर्टी को बेचने पर, है ना, सेल करने पर, वो इतने रुपीज़ है, 42,660 रुपीज़ है। ठीक, यानी कि टोटल जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है ना, उसका केवल 3% कमीशन इतना दिया जा रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वैल्यू कितना है प्रॉपर्टी का, यानी कि साफ साफ यहाँ हमें बताया गया है कि 3% जो है वो इतना रुपीज़ है, और हमको 100% का यहाँ फाइंड करना है। टोटल वैल्यू कितना होगा, 100% होगा, तो बस हमको वही 100% ही फाइंड करना है। तो सेम इसी तरीके से 13 के तरीके भी यहाँ भी सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आप इतना से लिख लें कि जो 3% है कमीशन, वो कितना है, 42,660 रुपीज़ है। तो जो हम जानते क्या हैं कि टोटल वैल्यू जो प्रॉपर्टी का वो होगा 100% होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 100% ही फाइंड करना है। तो 3% हमें दिया हुआ है, 100% आपको डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 100% इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 42,660 डिवाइड बाई में ये 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। अब मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक मैंने आपको समझाया ना कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं 1% और उसके बाद फिर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा 100%। अब आप डायरेक्ट लिखना सीखें कि 100% निकालने के लिए हम इसको इधर डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन गया, बस इसी को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। देखो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा नंबर कट हो रहा है, ये कट कर लेते हैं। जैसे ये 3 और ये ऊपर में लास्ट में हमारे पास कौन सा डिजिट है, 3 का। देखो डिविजिबिलिटी रूल ये है कि पूरे नंबर को ऐड कर दो, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, ऐड होने के बाद जो सम है वो 3 डिविजिबल है, तो पूरे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ऐड कर लेते हैं हम, ऐड करके देखते हैं। ये हो जाएगा 6 and 6 12, 12 और 2 हो जाएगा हमारा 14 और 4 18। 18 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरे नंबर हमारे 3 से डिविजिबल होंगे। आइए कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, ऊपर में भी 3 1 जा 3, बच गया 1, इसे बना देगा 12, तो 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6 और ये 0 उतर गया। ये हमारे पास नीचे पूरा क्लियर हो गया। ऊपर में क्या आ गया, 14220, 14220 मल्टीप्लाई 100 आ गया। इसका हम जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या होगा, बस लास्ट में 20 बढ़ जाएंगे, यानी कि 14220 है और ये 20 और बढ़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं कितना हो गया हमारा, 14,22,000 हो गया। और ये क्या में निकला है, रुपीज़ में निकला है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि लास्ट में अमाउंट अगर है तो वो जरूर लिख लें कि ये रुपीज़ में है। अब बस लास्ट में आपको यही एक स्टेटमेंट बना देना है, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होता है हमें, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो बस यहाँ पे आप लिख दें कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 14,22,000। देखो कितनी आसानी से निकल रहा है। तो एक्स मान करने जो निकालते हैं ना, वो भी आसान ही रहता है, लेकिन कई बार उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स को ऊपर लिखें नीचे लिखें 100 कहाँ पर लिखें। और ये लो जो मेथड है सबसे ईजी मेथड है, इसलिए इसमें आप फोकस कीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है इन एन इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, यानी एक इलेक्शन हो रहा है जहाँ पर इलेक्शन मतलब सब जानते हैं चुनाव होता है, वोट होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं जिनका एक का ए बोल दिया गया है, यानी कि नाम वगैरह नहीं लिख रहा है यहाँ पे, अब शॉर्टकट में ए और बी बताया गया है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, एक का नाम ए मान लीजिए आप, दूसरे का नाम बी मान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वोट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज 60,000, यानी कि जो टोटल वहाँ वोटर्स हैं, टोटल जो वोट्स देने वाले हैं वो कितने हैं, 60,000 है। एंड 80% ऑफ टोटल वोट्स वेयर पोल्ड, यानी कि 60,000 टोटल देने वाले तो हैं, लेकिन पूरे 60,000 देने नहीं आते हैं, कुछ बीमार हो गए है ना, किसी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा तो कुछ नहीं आ पाते हैं, उसकी वजह से केवल 80% लोग ही वोट दिए, ये यहाँ तक हमसे कहा गया है। अब जो 80% लोग वोट दिए हैं उसमें से क्या बताया जा रहा है हमें, इफ 60% ऑफ पोल्ड वोट्स वेयर कास्ट इन फेयर ऑफ ए, यानी कि जो 80% लोग वोट दिए हैं ना, उसमें से जो 60% आया है वोट वो ए के फेवर में आया है। ठीक है, तो हाउ मेनी वोट्स वेयर रिसीव बाय बी, तो बी को कितना मिला। देखो इतना लंबा चौड़ा घुमाया है ना, और ये भी एकदम चुटकी बजाती है, छोटे से तरीके से बन जाएगा, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ तुरंत। सबसे पहले आप जो दिया हुआ वो लिख लें, टोटल नंबर ऑफ वोट दिया हुआ है 60,000 और जितने वोट्स दिए गए हैं है ना, दोनों को मिला करके 60,000 में वो 80% दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 60,000 का 80% निकाल लेंगे, यानी कि 80% ऑफ 60,000 आप पहले निकाल लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा इससे। तो ये निकालने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है, 80% की जगह हम 80/100 लिखते हैं, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाता है हमारा 60,000। इस तरीके से 20 से हमारा ये 20 कट हो गया, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 6 4 जा
सॉरी 6 8 जा 48 और यहाँ 1 2 और ये 3 0, यानी कि टोटल देखो, टोटल वोटर्स तो थे 60,000, लेकिन वोट्स किसने लोगों ने दिया है, तो 48,000 लोगों ने ही वोट्स दिए हैं। समझाया बात ना। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो ए है उसको 60% वोट दिया गया है, ठीक है। तो इफ 60% ऑफ पोल्ड वोट्स वेयर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, तो यहाँ पे आप छोटा सा लिख दें, स्टेटमेंट छोटा सा बना रहा था मैं कि कास्ट क्या दिया हुआ है, कास्ट इन फेवर ऑफ ए, हाँ तो बस इतना ही आप लिख दें, कास्ट इन वोट्स, यहाँ पे वोट्स से जरूर लिखें, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ ए के फेवर में कितना आया है, 60% आया है, यानी कि 48,000 का 60% आया है ए के फेवर में। तो बी के फेवर में कितना आया होगा, तो 100 होता है टोटल। हमको पता है कि टोटल जो 48% है एक्चुअल में वो अपने लिए 100% है, ठीक है। तो उस 100% में 60% जो है ए को मिला है, सो बी को कितना मिलेगा, इसलिए वोट कास्ट इन फेवर ऑफ बी पूरा उतार देंगे यहाँ से, ये वाला साइन लगाने के बाद वोट कास्ट इन फेवर ऑफ बी इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%। समझ में आया बात। ए को अगर 60% मिला है टोटल वोट्स में से, इतने वोट्स में से, तो बी को मिलेगा 40%। अब बस हमको 40% ही पता करना है इतना का कि कितने, फिर आपको पता चल जाएगा आंसर कि टोटल कितने वोट्स बी को मिले हैं। समझ में आया बात ना। तो लास्ट में बस आप लिख दें इस तरीके से 40% ऑफ 48,000, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40/100 मल्टीप्लाई 48,000। इस तरीके से 2 0 से फिर से 2 0 कट हो गया, 4 8 जा हमारा 32 का 2 कैरी हो गया 3, 4 4 जा 16 और 3 19, और कितने जीरो बच गया 1 और ये 2, यानी कि जो बी को है वो कितने वोट्स मिले हैं, तो 19,200 वोट्स जो है हमारे बी को दिया गया है। जो लोग हैं वहाँ पर वोटर्स जो हैं वो इतने वोटर्स ने बी को वोट दिया है। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। बस थोड़ा सा समझ लो एक बार फिर से कि टोटल देखो वोट्स जो है वो इतना है, उसमें से 80% लोगों ने वोट्स दिया है केवल, तो हम इतना का 80% निकाल लेंगे, यानी कि हमें पता चल गया इतने लोगों ने वोट्स दिया है। अब आगे कहा गया कि जितने लोगों ने वोट्स दिया है उसके 60% ए को दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40% फिर जो लोग बच गए वो लोग बी को दिए होंगे। समझ आ रहा है ना। तो बस इतने ही का टोटल वोट्स जो पड़ा है उसका हमें 40% ही निकालना था और वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ईजी आपको फाइंड करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 16 है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस बाय 12% इन ए डिस्काउंट सेल, यानी एक शर्ट का जो प्राइस है वो 12% कम कर दिया गया डिस्काउंट सेल में, और इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज ₹1188, यानी कि डिस्काउंट करने के बाद उसका जो प्राइस है वो कितना है, इतना रुपीज़ है। तो फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। इसको भी आप XYZ मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको ईजी तरीके से समझें कि कहा क्या जा रहा है। देखो जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 100% होगा, उसमें से 12% क्या किया गया, माइनस किया गया, ठीक। तो कितना परसेंट बच गया, 88% बच गया। 100 में 12 माइनस उसको तो 88%, यानी कि 88% जो रेट है ना वही है उस शर्ट का 1188। समझ में आया। तो हमको वहाँ से क्या पता करना है, 100% पता करना है, और ये ईजी आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, लिख लो कि वी नो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल टू 100%। हम जानते हैं ओरिजिनल प्राइस जो होगा वो 100% होगा, तो प्राइस जो रिड्यूस हुआ वो कितना हुआ है, 12% प्राइस रिड्यूस हुआ है। तो अब हमको ये बताना है सबसे पहले अपने दिमाग को और सामने वाले को भी कि जो परसेंट ऑफ प्राइस, जो परसेंट निकला अब हमारा प्राइस रिडक्शन के बाद वो कितना होगा। तो 100 में से ये माइनस कर देंगे 12 को, तो हमें पता चलेगा कि 88% में अब वो नया उसका जो प्राइस है वो 88% हो गया है, क्योंकि 12% माइनस हुआ है। इसका मतलब जो नया प्राइस है वो 88% है। तो बस वी हैव हमको दिया गया है, इसका मतलब कि वी हैव 88% इक्वल टू कितना रुपीज़ दिया हुआ है, शर्ट का प्राइस कहाँ गया, हाँ 1188, यही हमको दिया गया है। यानी रिडक्शन के बाद इतना प्राइस हमको बताया गया था, इसका मतलब 88% ही जो है ना वो है 1188। तो हमको क्या फाइंड करना है, 100% फाइंड करना है। तो हमको पता है 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब इधर ट्रांसफर होता है और 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो जाएगा 1188 डिवाइडेड बाई 88, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100 से। देखो ये दोनों 11 से कट हो रहे हैं, कट कर देते हैं। 11 8 जा 88, ऊपर में 11 1 जा 11। अब यहाँ पे 2 डिजिट हमें फिर से लेना पड़ रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग में जब 2 डिजिट लेते हैं हम ना डिवाइड में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन जब बाद में दोबारा से 2 डिजिट लेना पड़े तो रूल क्या है कि एक 0 बढ़ाया जाए और उसके बाद 2 डिजिट लिया जाए। तो जो रूल वहाँ पे है ना डिवाइड में, वही रूल यहाँ फाइंड होता है हमारा। तो फिर से 88 है, तो फिर 11 8 जा 88, ठीक। यानी 11 1 जा 11, तो 2 डिजिट लेना पड़ रहा है तो 0 बढ़ाएंगे और 11 8 जा 108, सॉरी 88। तो ये हमारा कितना हो गया, 108/8 आ गया है। 8 से कट हो रहा है क्या, 8 1 जा 8 तो नीचे हो रहा है, ऊपर में 8 1 जा 8 नहीं, 28 8 के डबल में नहीं आता। 8 से कट नहीं हो रहा है, 4 से कट हो रहा है, लेकिन तो हम 4 से कट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8,
ऊपर में 4 2 जा 8 हो रहा है, और उसके बाद 2 बच गया वो इधर आ जाएगा, तो 4 7 जा हो जाएगा 28, यानी कि हमारे पास न्यूमिनेटर में बच गया 27 मल्टीप्लाई 100 और डिनोमिनेटर में बच गया है 2, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हम दोबारा 2 और 100 को कट कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए हम आगे वाले यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 को टेबल 50 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा आता है 100। अब कितना बच गया हमारे पास, 27 मल्टीप्लाई 50 बच गया, बस इसका मल्टीप्लाई करो और आपको 100% मिल जाएगा, यानी कि ओरिजिनल प्राइस सेट का। जीरो का तो हमारा लास्ट में जीरो ही लगेगा। 5 7 जा 35 का 5 कैरी हो गया 3, 5 2 जा 10 और 3 13, यानी कि ₹1350 जो है उसका ओरिजिनल प्राइस है। यहाँ पे आप जरूर लिख दें लास्ट में कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹1350। इस तरीके से एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको आंसर फाइंड करना था, इजी मेथड से मैंने बता दिया। बाकी और भी कोई मेथड आपको अगर समझ में है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज बाई 8%। इफ इट्स इंक्रीज प्राइस, यानी इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस है वो है 1566, तो फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। सेम टू सेम है यहाँ पर वाला जो क्वेश्चन 16 था उसी तरीके से, वहाँ पे डिक्रीज हुआ था तो हमें जो प्राइस का परसेंट पता चला था डिक्रीज होने के बाद वो 88% था। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको ओरिजिनल प्राइस क्या मानना है, 100% मानना है। आइए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, सॉल्व आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आप इसमें करिएगा, 17 में पूरा स्टेटमेंट वगैरह वही लिख लीजिएगा, ओरिजिनल प्राइस वगैरह, प्राइस रिड्यूस हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपका कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 8%। तो परसेंट ऑफ है ना, आफ्टर जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके बाद जो परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 ओरिजिनल था, 8% और ऐड हो रहा है, तो 108% क्या होगा उसका आफ्टर इंक्रीजमेंट के बाद प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें दिया गया है वी हैव 108%, ही हमें बताया गया है कितना, 1566, जो मैं बताया है ना कि इफ इज इंक्रीज प्राइस, यानी कि इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस है वो इतना है, इसका मतलब 108% हमको दिया गया है इतना, तो आपको 100% फाइंड करना है। तो बस ये 108 नीचे आ जाएगा और 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 100% ओरिजिनल प्राइस है तो 100% ही हमको निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 1566, 108 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। बस इसको कट पिट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो सेम वही तरीका है, एक बार आप बस कॉन्सेप्ट समझ जाएं और उसके बाद फिर आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी, यानी कि यहाँ थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कराया गया है। ए मैन हैज़ 46,260 लेफ्ट विथ हिम, फाइंड हिज इनकम। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ना कि 80% अपने इनकम का वो स्पेंड करने के बाद, खर्च करने के बाद, यानी कि फीस देना है ना, बिजली का बिल पटाना, जो भी अलग अलग काम करने के बाद 80% जब वो खर्च कर लेते हैं एक इंसान अपने सैलरी का, तो उसके बाद जो उनके पास बचता है, यहाँ पे ये साफ देखो रिमाइंडर लिखा है, इसका मतलब जो बच गया पैसा ना, तो 80% खर्च किया तो कितना परसेंट बचा, टोटल 100% होता है, 80% खर्च किया, बच गया 20%। तो अब हमसे ये बोल रहे हैं कि जो बचा है ना 20%, उसका वो 10% क्या करता है, चैरिटी को दे देता है। ठीक है, चैरिटी मतलब जानते हो ना, कई टाइप के चैरिटी होते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनके लिए भी चैरिटी होता है, बूढ़ों के लिए भी चैरिटी होता है हमारे, है ना, जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो बुढ़ापे के लिए बहुत सारे, और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई के लिए चैरिटी बनाए जाते हैं, कई टाइप के चैरिटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि 80% खर्च किया उन्होंने, उसके बाद जो बच गया है यानी 20% बचा है, उसका 10% वो क्या करते हैं, अपने एक चैरिटी को दे देते हैं। और इतना सब खर्च करने के बाद उनके पास कितना बच जाता है, इतने रुपीज़ बच जाता है। तो अब हमको ये बताना है कि उनका इनकम क्या है। देखो अगर ये रिमाइंडर वाला यहाँ पे नहीं दिया रहता ना, इतना घुमाया नहीं रहता, अगर डायरेक्ट बोलता कि 80% उन्होंने खर्च किया और 10% चैरिटी को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, तो नॉर्मल उनके पास 90% खर्च करने के बाद 10% बच जाता, इस मतलब हमें 10% ये दिया रहता, तो हम आसानी से फिर 100% निकाल लेते। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दिया यहाँ पे कि 80% खर्च किए हैं और उसके बाद फिर जो बचा है उसमें से 10%, रिमाइंडर में से 10% दिए है चैरिटी को। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने चैरिटी को एक्चुअल प्राइस में से, यानी कि एक्चुअल जो उनका इनकम है उसमें से कितना परसेंट दिया है, पहले ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो कितना परसेंट है। आइए इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उनका जो मान क्या लेते हैं, हमको पता ही है कि जो एक्चुअल इनकम होगा है ना, ओरिजिनल इनकम वो होगा 100%, उसमें से उन्होंने खर्च किया 80%, तो उनके पास बचा कितना 20%। अब 20% में से है ना जो बचा है उसमें से वो 10%, रिमाइंडर में से 10% दे देते हैं चैरिटी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही गेव टू चैरिटी आफ्टर, है ना, फ्रॉम हिज रिमाइंडर ही गेव टू चैरिटी
चैरिटी को वो कितना देते हैं, 20% का ही, है ना, 10% ऑफ 20%, यानी कि 10% ऑफ हीज 20%, यानी कि ये जो 20% बचा है ना, इसका वो 10% क्या करते हैं, अपने जो चैरिटी उसको दे देते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में से उन्होंने 20% में से 10% जो है वो कितना दिया है चैरिटी को। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं कि जो 20% का 10% हुआ वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से 10% ऑफ 20, ये आप लिखें, और उसके बाद फिर 10/100 कर देंगे हम मल्टीप्लाई ऑफ के जगह में, और ये 20 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, कि नीचे पूरा क्लियर हो गया, 2 1 हो जाएगा 2। यानी कि उन्होंने, देखो इसका मतलब क्या है, उन्होंने 2% अपने एक्चुअल जो 100 वाला है ना, उसमें से 2% क्या किया है, वो चैरिटी को दिए हैं। मैं चैरिटी को उन्होंने जो 10% दिया था, जो बचा था उसमें से 10% दिया था, लेकिन ये जो हमने 2% निकाला है वो क्या किया हमने, ओरिजिनल वाले का 2% निकाल दिया। कि देखो भैया, जो ओरिजिनल प्राइस था ना उनका, यानी कि ओरिजिनल इनकम था जो उनका, उसमें से वो 2% क्या किए हैं, चैरिटी को दिए हैं। समझ आई ये बात। तो अब हम क्या करेंगे, उनका टोटल स्पेंडिंग निकाल देंगे। तो टोटल स्पेंडिंग इक्वल टू 80% प्लस 2%, तो हो जाएगा ये हमारा 82%। तो फाइनली उनके पास कितना बचा, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनली ही लेफ्ट विथ हिम, है ना, फाइनली मनी लेफ्ट विथ हिम, आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। फाइनली ही लेफ्ट इक्वल टू, यानी कि उनके पास बचा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो 100 था उनका ओरिजिनल, उसमें से हम 82 माइनस करते हैं परसेंट में, तो कितना परसेंट बच जाएगा हमारे पास, 18% बच जाएगा। यानी कि उनके पास 18% पैसा बचा है फाइनली। समझ में आया बात ना। और वही हमको दिया गया है कि वी हैव 18% इक्वल टू, कितना बताया था, कहाँ ये क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 18, हाँ 46,260, यानी 18% ही जो है वो है हमारा 46,260। अब समझ में आया बात आपको। इस तरीके से आप इसको इजी बना सकते हैं। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है ना, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये परसेंट वाला ना, तो आपसे इजी बन जाएगा। बाकी XYZ मान के भी अगर आपको कोई समझाते हैं तो वो भी आप समझ ले, आपको जो इजी लगे फिर आप उस मेथड से बना सकते हैं। इस मेथड से प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक, तो हमें 18% दिया गया है, कितना, इतना, हमें 100% फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 100%, 18% इक्वल टू इतना, सो 100% इक्वल टू 260 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100 से। अब इसको आप सॉल्व करें और आपका आंसर रेडी है। देखो ये 9 से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ये नीचे वाला 9 से कट हो रहा है, ऊपर वाला 9 से कट करने देख लेते हैं हम। देखो छोटा नंबर से कट करने से यही दिक्कत है कि बार बार आपको कट करना पड़ेगा, और बड़े नंबर से एक बार नहीं काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 से तो कट हो रहा है, ऊपर वाला ऐड करके देख लेते हैं। 6 और 2 हमारा हो रहा है 8, 8 और 6 हो रहा है हमारे पास कितना, 14, 14 और 4 18, यानी इनको भी ऐड करने के बाद 18 आ रहा है, जो कि 9 का मल्टीपल है, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ये 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, 9 2 जा 18, ऊपर में 9 5 जा 45, बच गया हमारे पास 1, इधर आ जाएगा, इसे बना देगा 12, तो 9 1 जा फिर हो जाएगा 9, 12 में से 9 कट हुआ, बच गया 3, वो इधर आ जाएगा, और इसे बना लेगा 9 4 जा 36, और एक जीरो बच गया है, तो वो जीरो भी उतर जाएगा 9 से, यानी कि हम इसे नंबर को डिवाइड देंगे, कट करेंगे तो हमारा आएगा 5140। अब हम इसी को 2 से भी कट कर लेते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। हमारे पास ऊपर में क्या बच गया, 5140 मल्टीप्लाई में 100, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2, तो यहाँ लास्ट में 0 है, तो 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से ही कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ऊपर 2 2 जा 4, बच गया 1, इधर चल जाएगा, बना देगा 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया, वो इधर आकर 14 बना देगा, 2 7 जा 14, और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 2 से कट करने के बाद हमारा 2570 आ गया, मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2570 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25710, और ये 2 0 लग जाएंगे साथ में, यानी कि 2,57,000 रुपीज़ उनका क्या है, इनकम है। तो लास्ट में आप लिख देंगे द इनकम इज, एक्चुअल इनकम इज 2,57,000। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से। और भी मेथड मैंने बताया ना, कई मेथड है सॉल्व करने के, आपको जो भी इजी लगे उससे भी आप फाइंड कर लें। परसेंट का यही खासियत है कि उसको आप कई तरीके से, कान को दोनों साइड से पकड़ सकते हैं। ठीक, आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि एक नंबर था वो इंक्रीज हुआ 20%, और फिर जो इंक्रीज हुआ था ना वो अब 20% डिक्रीज होता है। तो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो बताइए कि अब उसको डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ एक्चुअल में वो नंबर, यानी पहले 20% बढ़ाया गया और फिर जो इंक्रीज हुआ था उसमें से 20% फिर घटा दिया गया, तो जो नंबर था
वो एक्चुअल में इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो कई बार इसमें ना बहुत सारे बच्चे क्या बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं 20% बढ़ा था फिर 20% कम हो गया, यानी कि नंबर जो होगा सेम रहेगा, रिमेन जो रहेगा सेम रहेगा, यानी कि ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू में वो क्या था, छोटा था, इससे वो 20% बड़ा हुआ, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया है, 20% ज़्यादा हो गया है। जो ज़्यादा हुआ है ना, अब उसमें से 20% हमको कहा जा रहा है कि कम हो रहा है। समझ में आया बात ना, इससे मतलब वो ज़्यादा कम हो रहा है। आइए इसको सॉल्व करूँगा ना मैं आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि चलो वो ओरिजिनल नंबर जो होगा वो मान लेते हैं 100 होगा, ठीक है ना। हमसे यहाँ पे परसेंट पूछा, हमने नंबर तो पूछा नहीं हमसे, तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर 100 होगा। तो अगर 20% इंक्रीज होता है 100 में, तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 होता है, ठीक। तो 100 में 20% अगर इंक्रीज होता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे देन, है ना, इंक्रीज 20% या फिर 20% इंक्रीज इक्वल टू 100 में हम प्लस कर देंगे 20, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 10% 10 होता है, 100 से ही तो हम पूरे परसेंट को निकालते हैं। तो 20% 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 120, यानी ओरिजिनल नंबर का हम 100 माना, तो 20% इंक्रीज होने के बाद वो नंबर क्या बन गया, 120 बन गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि वही नंबर जो है, जो नया नंबर इंक्रीज है ना, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 20%, यानी कि जो 120 है वो डिक्रीज हो रहा है 20%, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ 120 is decreased by 20%, यानी 120 जो वही जो है डिक्रीज हो रहा है 20%। तो हम निकाल देते हैं 20% ऑफ 120, तो ये हो जाएगा हमारा 20/100, परसेंट की जगह हम डिवाइड में 100 लिखते हैं, हम ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई लगाते हैं और 120 का 120 लिख देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, ये जीरो से ये जीरो कट हुआ, डिनोमिनेटर क्लियर हो गया, 1 है तो कोई वैल्यू नहीं, ऊपर में 12 2 जो हमारा हो जाएगा 24, यानी कि हमारा जो देखो डिक्रीज कितना हो रहा है वो 24 हो रहा है, इंक्रीज केवल 12 ही हुआ था, यहाँ डिक्रीज हो गया हमारा कितना 24। तो इसका मतलब कि अब हम निकालेंगे कि जो रिमेन हुआ है लास्ट में बचा कितना वो, तो देखो इतना 1 इंक्रीज होने के बाद इतना था, अब बच कितना रहा है, नाउ लेफ्ट आफ्टर डिक्रीजमेंट भी आप लिख सकते हैं, डिक्रीज्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिक्रीजमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। कि डिक्रीजमेंट के बाद कितना बच रहा है, तो 120 बढ़ा था, बढ़ने के बाद 120 हुआ था, लेकिन अब माइनस हो जा रहा है उसमें से 24, तो 120 में से 24 माइनस होगा, 20 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, 4 माइनस होगा तो 96 आ जाएगा। यानी कि देखो स्टार्टिंग में बेचारा 100 था, उसको लालच दिया गया, 20% बढ़ाया गया तो 120 बन गया, लेकिन फिर बोला गया कि चलो तुम 20% कम हो जाओ, तो सोचा होगा कि कुछ चेंज नहीं होगा मेरे में, लेकिन वो क्या हो गया, 96 हो गया। अब समझ में आया, यानी कि अगर शुरू में अगर 20% बढ़ता है, लेकिन फिर बढ़े हुए से नंबर से अगर हमारा 20% कम हो जाता है ना, तो ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब वो कितना कम हो गया, 100 से 94 बन गया, यानी कि 4% कम हो गया, वो 4 नंबर कम हुआ, यानी कि 4% कम हो गया। तो बस आप लास्ट में लिख देंगे कि क्या दिया था हमें क्वेश्चन, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वहीं से स्टेटमेंट बना देंगे, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो नेट डिक्रीज परसेंट आ गया PRCNT परसेंट, नेट डिक्रीज परसेंट इक्वल टू 100 था, उसमें से 94 माइनस हुआ तो कितना गया, 4% आ गया आंसर। यानी शुरू में 100% था, 96 माइनस होगा तो आ जाएगा 4% उसका डिक्रीजमेंट। इसका मतलब आपने समझ गया ना कि लालच बुरी बला है, कभी भी लालच में ना आए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो क्योंकि हमारा थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। आ रहा है वीडियो में, हाँ आ रहा है। 20 में क्या दिया हुआ है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%, एक ऑफिसर का सैलरी को 20% बढ़ाया जाता है, तो व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस, तो न्यू सैलरी को कितना अब रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, ताकि उनका जो पहले वाला सैलरी था ना वही आ जाए। यानी सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, 19 टाइप से। 19 में आपने समझ गया ना कि जितना बढ़ाया गया है उससे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, तभी उसका ओरिजिनल वाला आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमसे बोला जा रहा है कि 20% अगर बढ़ा दिया गया है तो कितना कम, सॉरी यहाँ पे ओरिजिनल लाना है हमको, तो अगर हम लोग 20% ही अगर कम कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारा, 94 आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन हमको ओरिजिनल लाना है, यानी कि 20% से हमको क्या करना पड़ेगा, कम को अब कम करना पड़ेगा। आइए मैं इसको फाइंड करके आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी यहाँ भी हम इसी तरीके से मान लेते हैं कि उनका ओरिजिनल सैलरी जो होगा 100 रुपीज़ होगा, वैसे तो 100 होगा नहीं क्योंकि बहुत बड़े ऑफिसर है, इनका नाम लिखा गया डायरेक्ट यहाँ पे, ये ऑफिसर है कोई, ठीक है। फिर भी हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल सैलरी होगा वो होगा 100 क्यों माना जाता है ना, क्योंकि इससे हमारा आसानी से निकलता है, क्योंकि 100 का अगर 20% बोल रहा है तो 20 होगा, 100 का अगर 59% बोल रहा है तो 59 ही रुपीज़ होगा। इस तरीके से हम लोग 100 ही मानते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो जो ओरिजिनल सैलरी था वो 100 था,
अब क्या हो रहा है, वही सैलरी जो है सैलरी इंक्रीज हो जा रहा है 20%। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट इंक्रीज, या फिर जो भी आप लिखना चाहें, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इट इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, हमसे यही बोला गया था कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इज इंक्रीज बाई 20%। तो अब कितना हो जाएगा न्यू सैलरी, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 20, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो न्यू सैलरी उनका हो गया 120 रुपीज़। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि 120 को कितना माइनस किया जाए, कितना परसेंट माइनस किया जाए कि उनका जो ओरिजिनल सैलरी था ना पहले वाला वो बन जाए। तो देखो 120 का, 100 का तो 20% 20 ही होता है, लेकिन 120 का 20% 20 नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ स्टेटमेंट, टू रिस्टोर द, इस तरीके से स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले, टू रिस्टोर STORE रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी को रिस्टोर करने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वी शुड रिड्यूस, हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, देखो कितना बड़ा 120 हुआ है ना, तो 120 हमारे पास अब नया सैलरी है, हमको लाना है 100, तो माइनस कर देते हैं हम 100 को ही। तो कितना हमको माइनस करना पड़ेगा, हमको ₹20 माइनस करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया आपको कि देखो ओरिजिनल सैलरी था 100, 122 हो गया इंक्रीज करने के बाद, तो रिड्यूस हमको कितना करना पड़ेगा ताकि हमारा पुराना वाला सैलरी हो जाए, ओरिजिनल सैलरी हो जाए, 20 रुपीज़ रिड्यूस करना पड़ेगा। वो हम इस तरीके से निकालेंगे, न्यू वाले में से पुराने वाले को माइनस करेंगे तो 20 निकल जाएगा, यानी कि इसमें से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल सैलरी आएगा। इसका मतलब हमको अब रिडक्शन परसेंट निकालना है। तो देखो जितना रिड्यूस करना पड़ रहा है ना हमको, उसी में से अब हम लोग न्यू वाले सैलरी से परसेंट निकालेंगे। इस तरीके से शॉर्टकट में लिखो एकदम, रिडक्शन परसेंटेज जो भी लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 120 है अब, ठीक है, उसमें से हमको 20 रुपीज़ को रिडक्स करना है, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में 20, और परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही है 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। बस इसको आप सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा 12 है तो 4 से कट हो रहा है, 4 3 जा 12, ऊपर में 4 5 जो हो रहा है 20। अब तो 3 ना 10 से कट होगा ना 5 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, नीचे में 3 यानी 50/3 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको सिखा रखा है पहले ही। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे डब्बा बना रहा हूँ, आप क्या करेंगे रफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका मैं लास्ट बार फिर से बता देता हूँ। ये 50 को डिवाइड देंगे 3 से, तो 3 1 जो हो जाएगा हमारा 3, बच जाएगा 2, ये 0 उतर जाएगा, तो 3 6 जो होता है हमारा 18, फिर बच जाएगा 2। तो ये जो रिमाइंडर बच गया है ना, बस इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इस तरीके से। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 2 आ गया, वो रिमाइंडर है, तो ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये ट्रिक मैंने बना दिया है। 2 देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऊपर में 2 लिखेंगे, 16 राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यानी कि जो रिडक्शन परसेंट है उनका वो कितना हुआ, 16 और 2/3% है। इसी को आप आगे चल के डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो 0.666 का आ जाता है आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या इसका रूल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पर मैं आपको जो बच गए हैं क्वेश्चंस उनको भी इसी टाइप से कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।